तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी की शुरुआत एक लाइव तस्वीर से करते हैं। एक वीडियो है और इस वीडियो से इस कहानी की शुरुआत। ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लक्सर इलाके में एक ब्रिज की तस्वीर है, एक फ्लाईओवर की। लास्ट वेंसडे यानी 24 दिसंबर की बात है। 24 दिसंबर को एक कैदी को रुड़की जेल से निकालकर लक्सर ले जाया जा रहा था। वहां की एक कोर्ट में पेशी थी। पुलिस की सुरक्षा में 3 पुलिस वाले, जिनके पास हथियार हैं, वो उस कैदी को अपने साथ उस गाड़ी में बिठाते हैं और उसके बाद रुड़की जेल से लक्सर की कोर्ट तक ले जा रहे हैं। तभी अचानक इस पुल पर एक साथ 2 लड़के एक मोटरसाइकिल पर सवार आते हैं। चेहरा दिख नहीं रहा है और वो अचानक पिस्टल निकालते हैं। पुलिस वैन में बैठे उस कैदी पर नज़दीक से गोली चलाते हैं। गोली उसके सीने और पेट में लगती है और फिर वहाँ से उसी मोटरसाइकिल पर निकल जाते हैं। जाते हुए भी तस्वीर उनकी आप देख रहे होंगे। लेकिन इस तस्वीर में जो सबसे अजीब चीज़ है वो ये है कि उस कैदी के साथ जो 3 पुलिस वाले हैं, तीनों के पास हथियार है, राइफल है सरकारी। और तस्वीर में देखिए कि गोली मारने के बाद हमलावर कातिल दौड़ता हुआ भी नहीं भाग रहा है, मतलब आराम से मस्ती से एक तरह से लगता है जा रहा है। पुलिस वाले भी उसी फ्रेम में जिस फ्रेम में कातिल है। पुलिस वालों के हाथ में बंदूक भी है। लेकिन क्या मजाल, जो जिनकी सुरक्षा में एक कैदी जिसको उन्होंने अभी अभी गोली मारी है, उसे पलट कर वो गोली मारें, चाहे तो पैर में मारें, घायल करें और पकड़ें। पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती कि वो गोली चलाएं और वो दोनों कातिल आराम से निकल जाते हैं। इसी जगह से नज़दीक यूपी में ऐसे तमाम किस्से आपको सुनाए जब रात के अंधेरे में पुलिस वालों के निशाने इतने अच्छे होते हैं कि सटीक पैर पर गोली मारते हैं अंधेरे में। और ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा है। दिन है, रोशनी है, दूरी भी नहीं है। 2 कातिल आकर एक कैदी को गोली मार रहा है। पलटकर पुलिस वालों का काम उसे पकड़ना। पुलिस वाले दौड़ भी नहीं रहे उसके पीछे, हाथ में हथियार है, गोली भी नहीं चला रहे और वो दोनों आराम से मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं। इसके बाद इस कैदी को अस्पताल ले जाया जाता है। अलग अलग 3 अस्पताल। 3 अलग अलग अस्पतालों में आने जाने के दौरान बहुत सारा वक्त बर्बाद होता है। परिवार को जब पता चलता, परिवार वाले पहुंचते हैं अस्पताल, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, बस कहा जाता दूर से देख लो। और फिर आखिरकार 27 दिसंबर यानी सैटरडे को उस कैदी की मौत हो जाती है। ये जो कैदी है ये भी कोई दूध का धुला नहीं था। ये एक हिस्ट्री शीटर, एक बदमाश, जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा केसेस, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, वसूली, डकैती। नाम है विनय त्यागी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े गैंग के साथ इसका नाम जुड़ा। इसकी दहशत पूरे इलाके में। हालांकि एक अच्छे ख़ानदान से आने वाला विनय त्यागी, लेकिन जुर्म की दुनिया में इसने अपना नाम कमाया। और आखिरकार इसी विनय त्यागी को 24 दिसंबर की सुबह 2 हमलावर मोटरसाइकिल पर आकर गोली मारकर चले जाते हैं। ये कहानी का पहला पार्ट। ये तस्वीर जो आपने देखी, यहाँ कहानी खत्म। अब सवाल है कि विनय त्यागी एक क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, उसको गोली मारी तो पहली चीज़ तो ये आएगी कि दुश्मनी इतनी कि कोई भी गोली मार सकता है। लेकिन उसके बाद होता कुछ और है। अचानक विनय त्यागी की बहन सामने आती है मीडिया के, और जो कुछ वो कहती हैं उसके बाद हड़कंप मच जाता है। उन्होंने जो खुलासा किया, अगर उसमें दम है, उसमें सच्चाई है, तो फिर इस पूरे शूट आउट और ये जो तस्वीर में आपने देखा कि 3 पुलिस वाले मौजूद तो हैं, हथियार भी है, पर दौड़कर पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, गोली चलाकर उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर बहन की बयान में, उनके दावे में सच्चाई है, तो फिर इस तस्वीर की कहानी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। पर यह तस्वीर और इसकी कहानी आपको समझ में आए, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आगे कहानी सुनाऊँ। विनय त्यागी, इस हिस्ट्री शीटर की बहन, क्या कुछ कह रही हैं, उसे आप सुनिए। ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। बिल्कुल
शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी ने क्या नाम है, ईडी के सिर्फ छापे से बचने के लिए, उसके घर पे भी छापा पड़ा है, उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था। और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफी परेशान किया था विनय त्यागी को। डॉक्टर किसने, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था और धमकियां वगैरह दी थी काफी, और मुकदमे वगैरह भी लगाए थे। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि हम इसको ईडी को पैसा दे देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर तो उसको पकड़ लेंगे, तो वो जब वो पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया, पैसा वो लेके भाग गया। फिर है ना कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो उसको पकड़ा, फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस कहीं भी कोई इसका वो नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने, कानूनी रूप से किसी को नहीं उठा रखा। तो उन्होंने 2 दिन तक रखा है उसको, सब कुछ रिकवरी हो गई है, सब कुछ। उसके बाद उसकी वाइफ को छोड़ा है उन्होंने, है ना, वहां से जाने दिया कि तुम अब जा सकते हो, यहाँ से सब कुछ ले लिया है। तब उन्होंने वो माल देखा था, उसमें सारे पेपर थे, कागजात थे, बहुत सारी जमीन जायदाद के जो भी होंगे, बेनामी संपत्ति या जो भी कुछ था, तो पैसों का लेन देन, सब कुछ उसके पूरे पेपर थे, पूरा बैग था। तो इसी तरीके से पैसे का भी बैग था और ज्वेलरी का भी बैग था, बहुत सारा था। ये 700 करोड़ रुपए की कहीं ऐसे वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इतना बड़ा आदमी साजिश भी कितनी बढ़िया कर सकता है ना, आदमी खूब किसी को भी खरीद सकता है ना। और उसके बाद उन्होंने, जब वो जेल चला गया, तो देहरादून में ये साजिश करी गई कि अब अपना हमारा किसी का नाम ना आए, इसको मार दिया जाए विनय त्यागी को। तो इसके लिए उन्होंने झूठी एप्लीकेशन लिख के वहां पे जेल में भेजी, उसको दी जेलर को, कि निशी त्यागी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से, कि ये इनको रुड़की भेज दिया जाए, हम यहाँ पे नहीं चाहते। जब वहां फोन गया कि आपने ऐसे ऐसे कोई एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है और हम यहाँ पे संतुष्ट है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उसको वहां भेजा गया। जब भेजने लगे तो तब उसने देखा बाहर आकर कि वो बिना हथियार के 2 पुलिस वाले उसको लेके जाएंगे वहां पर। तो इसका मतलब है कि पूरी तैयारी थी कि उसी वक्त खत्म कर दें, है ना। तो उसने वहां पे शोर शराबा किया, जिसकी वहां पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब होगी। उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा इनके साथ जब तक हथियारबंद आदमी नहीं आएंगे। तो फिर वो आए, उसके बाद वो उनको वो लेके रुड़की गए। रुड़की में जाने के से पहले ही उन्होंने इतनी बढ़िया होशियारी गेम खेल रखा था, क्योंकि वो धमकी देते थे कि विनय, तुम जो निशी त्यागी, तुम अपने घर बैठे रहो, तुम पैरवी पे आओगी तो हम तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे, तुम्हें भी बदमाश बनवा देंगे, तुम्हें भी घोषित करवा देंगे, तेरे बच्चों को भी करवा देंगे, या फिर हम तुझे भी जान से मरवा देंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि तू अपने पति का चेहरा नहीं देख पाएगी। लेकिन वो मान नहीं रही थी, तो उन्होंने फर्जी मुकदमा कर दिया। वो जाती रही, उसको पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया अलगसर में, है ना। तो फिर बाद में पता चला कि उसपे वहां पे कि दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम पे, विनय त्यागी और निशी त्यागी के नाम पे, वहां पे अलगसर में एक फर्जी मुकदमा धोखाधड़ी का डाल दिया गया है। और अभी 3-4 दिन पहले भी पुरकाजी में, मतलब इस घटना से 1-2 दिन पहले पुरकाजी में सेम बिल्कुल वैसा ही एक और फर्जी मुकदमा डाला गया, जिसका हमें पता भी नहीं चला। वो FIR भी लग चुकी है उसमें, है ना। तो ये जानबूझ के हो रहा है और पूरे ऊपर के स्तर से हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि FIR भी हो रही है, सब कुछ हो रही है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है ना। तो इन्वॉल्व किया, मैं नाम तो ले रही हूँ आपके सामने, जो सुभाष त्यागी ठेकेदार, वो खुद बता रहा है, उसने खुद बताया, गोली लगने के बाद भी बताया, है ना। हम ये चाह रहे हैं कि अब ये जो भी कुछ उसने इलाज में देरी करी है, रास्ते में पब्लिक ने सब कुछ देखा है वीडियो में, उसके घर जाके धमकी दी गई है, उसके ससुराल वालों को धमकी दी गई है, उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने धमकी दी है कि हम लोग उसे रिमांड पे लेके जाएंगे और आप में से कोई भी वहां पे नहीं आएगा। परिवार के लोग थे, इसीलिए उनको परेशानी हुई, इसीलिए उन्होंने 2-3 जगह गाड़ी रोकी, उनको धमकाया कि आप यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे हम लोग। तो जब वो दूरी पे चले गए, तब वो जानबूझ के पुल पे से लेके गए जहाँ पे उन्होंने गोली चलाई। और वो बार बार फोन आ रहा था सुभाष त्यागी का कि इसको छोड़ना नहीं है। वो साफ कह रहा है कि मैं, उसने बताया ये बात मेरे बच्चे को कि इसने कहा कि वो फोन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, है ना। और मैं उनको कह रहा था कि मुझे इस तरह से मत करो, मुझे जाने दो, है ना। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वो लड़के आ गए और उन्होंने गोली मारी है उसको, है। और उसके बाद वो 2 घंटे के रास्ते को उन्होंने कम से कम 5, 6, 7 घंटे लगा दिए और जानबूझ के घूम के उसको वो लेके आए। और सब सारे परिवार को, आज भी जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं ना, उनको सबको धमकाया जा रहा है, उनके घर पे भी पूछा जा रहा है, उनसे अलग से पूछा जा रहा है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है ना। तो और लोगों से भी पूछा जा रहा है ये कौन है, कौन से गांव का है। और उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है कि सबको
छोड़ेंगे नहीं, सब पे मुकदमे कर देंगे। और इसकी लड़की की सुरक्षा भी हमने मांगी है इसीलिए, क्योंकि इसको कह रहे हैं कि ये बोल रही है, मीडिया में आ रही है, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, और ना उसके बच्चों को छोड़ेंगे दूसरों को। अभी तो पत्नी को फरार बताया है, वो अपने पति को देखने नहीं आ सकती, यही वो चाहते थे। अब वो चाह रहे हैं कि ये यहाँ आए और अरेस्ट करके उसे जेल में डाल दें, मतलब पूरे परिवार को बदनाम करना चाह रहे हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, नौकरी करने वाले हैं, किसी की कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है। इसलिए अगर वो ये सोचता है कि वो ऐसा कर सकता है तो उसे हम बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, सड़क पे आ जाएंगे। और सुनेगी सब, क्यों नहीं सुनेगी, बीजेपी सरकार सुनेगी। योगी सुनता है कि नहीं सुनता है, ऐसी धानी जी को भी सुनना पड़ेगा। मैंने पापा से जाके पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने किया है, तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में बोला, बेटा ये सुभाष त्यागी ने करवाया है। उन्होंने पूरा बोला, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने करवाया है और ये सब उसकी करी धरी है। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ हैं, वो उसके अंडर प्रेशर है। हॉस्पिटल में चाहे डॉक्टर एक दो ना हो, उनके अंडर प्रेशर, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो हॉस्पिटल स्टाफ, जो सिक्योरिटी है, उनको पुलिस अंडर प्रेशर ले रही है कि आप हमें या तो उनके पास जाने दीजिए, जिसमें वो जाने नहीं दे रहे, क्योंकि आईसीयू में जाने नहीं देते। 700 से 750 करोड़ रुपए का मामला। एक हिस्ट्री शीटर जिसको जेल से निकाला गया कोर्ट में पेशी के नाम पर, सरेआम एक पुल पर 2 हमलावर आते हैं, उससे मारते हैं, चले जाते हैं, पुलिस वाले उसे पकड़ते भी नहीं है, ना गोली मारते हैं। और अब बहन का ये खुलासा। तो कहानी क्या है? इस कहानी की शुरुआत होती है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को देहरादून में एक डॉक्टर है, वहाँ पर डॉक्टर प्रमोद त्यागी। डॉक्टर प्रमोद त्यागी अचानक देखते हैं उनके घर के बाहर एक जो उनकी कार खड़ी हुई है, उसके शीशे टूटे हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद त्यागी परेशान हो जाते हैं। कार के अंदर बैग था, वो सारी चीज़ें गायब। इसके बाद डॉक्टर प्रमोद त्यागी पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं। कहते हैं कि कुछ किसी ने कार में चोरी करने की कोशिश की, बैग था, कुछ हज़ार, 20-25 हज़ार रुपये का शायद मामला, वो दिखाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद फिर पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। एक डॉक्टर के घर से एक कार में शीशा तोड़कर कुछ बैग निकाल लिया गया। तफ्तीश शुरू करती है। उसके बाद इनकी बहन को आपने सुना, फिर पुलिस पहुंचती है विनय त्यागी और उनकी पत्नी निशी त्यागी तक। अनऑफिशियली दोनों को गैर कानूनी तरीके से 2 दिन तक हिरासत में रखती है। फिर कहती है कि तुमने जो कार से चीज़ें निकाली हैं वो वापस कर दो, वरना बीवी भी फंसेगी, तुम भी जाओगे, जान से भी मार देंगे। बहन के पूरे इल्ज़ाम यही है। इसके बाद बहन के दावे के मुताबिक उस बैग और उसके सारी चीज़ें पुलिस वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो विनय त्यागी की बहन के मुताबिक उस बैग में 750 करोड़ रुपए नकद, जेवर, ज़मीन के कागजात, शेयर के और बाकी चीज़ों के 750 करोड़ एक डॉक्टर की गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। और विनय त्यागी जैसा एक नामचीन हिस्ट्री शीटर उसको चुराता है। अब विनय त्यागी चोर उचक्का तो है नहीं, बड़ा गैंगस्टर है, तो उसे इस चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? और यहीं से ये कहानी शुरू हुई। कहानी ये कि असल में ये जो डॉक्टर प्रमोद त्यागी की कार में से चोरी हुआ जो कुछ, तो वहाँ पे एक बिल्डर है देहरादून में, उनका नाम है सुभाष त्यागी। सुभाष त्यागी और विनय त्यागी के बीच में पुरानी दुश्मनी रही है। विनय त्यागी की बीवी ने कभी चुनाव लड़ा और उधर से सुभाष त्यागी के भी, तो उसी चुनाव के दौरान दोनों में अनबन हुई, फिर दुश्मनी चलती रही। फिर हुआ ये कि सुभाष त्यागी की पहुंच ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन में, सरकार में, सभी जगह है, अच्छी खासी पैठ है। अब एक बिल्डर, एक ठेकेदार सुभाष त्यागी के पास 700-750 करोड़ कहां से आए? तो कहा जाता है कि इसमें पूरा नेक्सस है। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी के लोग, पुलिस के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, पॉलिटिशियन, नेता, उनमें से कई हैं अभी जिनके नाम सामने नहीं आ रहे। तो ये सारे और बड़े ताकतवर लोगों के नाम, तो लोगों के ये पैसे थे। इत्तेफाक से ये पैसे सुभाष त्यागी के पास थे, क्योंकि वो बिल्डर था, ब्लैक को वाइट भी कर सकता है। लेकिन दुश्मनी चल रही थी विनय त्यागी से। अचानक सुभाष त्यागी को किसी ने खबर दी कि शायद तुम्हारे यहाँ ईडी की
रेड पड़े। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आजकल देश में इसका बहुत बड़ा नाम है, प्रवर्तन निदेशालय, जो अवैध इलीगल तरीके से आपके पास पैसे हों, ब्लैक मनी हो, उसको पकड़ने का काम हमारे देश की ईडी करती है। तो विनय त्यागी को ये पता चला कि सुभाष त्यागी के पास बहुत सारे पैसे हैं और उसे ये पता चल गया कि ईडी वाले रेड मार रहे हैं, अब इन पैसों को कहाँ छुपाए। तो फिर उसने अपना एक सोर्स, अपना संपर्क यूज़ किया और वो थे डॉक्टर प्रमोद त्यागी, जो सिस्टर का इल्ज़ाम। तो उसने कहा कि ईडी वाले रेड करें तो ये पकड़ा ना जाए, इसलिए ऐसे शख्स के हवाले ये पैसे कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए, जहाँ पर ईडी की नज़र ना जाए। और इसके लिए डॉक्टर प्रमोद त्यागी को चुना गया और डॉक्टर प्रमोद त्यागी को बैग में भरकर वो सारे करीब 700-750 करोड़ रुपए कैश, जेवर और प्रॉपर्टी के कागजात, जिसमें बेनामी संपत्ति, सारी चीज़ें, वो रख दिया कि भाई आप रखो। वही गाड़ी में था जिसके 16 सितंबर को शीशा टूटा और वो बैग चोरी हो गया। और चोरी करने वाला विनय त्यागी, क्योंकि उसे मालूम था इस बैग में क्या है। तो उसने चोरी तो कर ली, लेकिन वो चोरी करके क्या करेगा, इन पैसों को हड़पना था। बहन का इल्ज़ाम यह था कि असल में वो ठेकेदार सुभाष त्यागी और उसके नेक्सस, जो पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, पुलिस अफसर या फिर ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए बाकी लोग, जिनके सारे पैसे थे, वो शायद उनमें से कुछ को जानता था और ये सारे पैसे वो ईडी के हवाले करना चाहता था। मतलब एक क्रिमिनल, एक ब्लैक मनी जो किसी और का है, उसको चुराता है और वो जाकर ईडी को सौंपने वाला था कि ये देखिए, उसे पता चल चुका है कि आप लोग रेड मारने वाले हैं, इसलिए उसने पैसे कहीं और छुपाए, मैं वो पैसे मैं चोरी करके लाया और अब आपके हवाले कर रहा हूँ। ईडी से इनाम भी मिलता, लेकिन उससे बड़ा मकसद शायद उसका ये था कि बदला लेना। तो उसको ईडी के हवाले करना था और ये बात पता चल गई। अब अगर ईडी के हवाले कर दे विनय त्यागी पैसे, तो फिर तो बहुत सारे नाम आते सामने। तो इसीलिए एक पूरी लॉबी लग गई कि विनय त्यागी को ईडी से पहले पहुंचने से या इस पैसे को पहुंचाने से पहले पकड़ो। और उसी के बाद आनन फानन में उसे और उसकी बीवी को उठाया गया, फिर पूछताछ हुई, फिर सारी रिकवरी जब हो गई तब बीवी को छोड़ दिया गया, लेकिन विनय त्यागी को जेल भेज दिया गया। अब वो पहुंच गया देहरादून जेल। अब जेल जाने के बावजूद इधर ये था कि विनय को सब कुछ पता है। ये 750 करोड़ की अगर कहानी जो पूरी है, तो कहीं अगर इसने नाम लेना शुरू कर दिया या मीडिया में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या? तो विनय त्यागी के परिवार वाले, उनकी बहन, उनकी बेटी का इल्ज़ाम और उसकी पत्नी का इल्ज़ाम यही है कि अब उन लोगों ने ये प्लानिंग करना शुरू किया कि किसी तरह विनय त्यागी को हमेशा के लिए खामोश कर दो, उसकी ज़ुबान को बंद कर दो, ताकि ये सारा जो घालमेल है, जो सारे पैसे हैं, 700-750 करोड़ का खेल है, ये हमेशा के लिए एक राज बन जाए। लेकिन वो जेल में है तो विनय त्यागी तक पहुंच कैसे हो? अब यहाँ से कई खेल होते हैं और यहीं से जो बहन का इल्ज़ाम है, ये कुछ चीज़ें जो है उस इल्ज़ाम को पुख्ता करने की तरफ इशारा करती हैं। विनय त्यागी को देहरादून जेल में रखा गया। अब वो देहरादून जेल में है। अचानक एक रोज़ जेलर के पास एक खत आता है। उस खत में विनय त्यागी की बीवी का नाम लिखा था, निशी त्यागी। लेटर में ये लिखा था कि हमारे पति को देहरादून जेल में खतरा है, इसलिए उन्हें इस जेल से निकाल कर रुड़की जेल शिफ्ट कर दिया जाए, वो ज़्यादा सेफ है। इसके बाद जेल से एक फ़ोन जाता है विनय त्यागी की वाइफ निशी त्यागी के पास और कहा जाता है कि आपकी एक एप्लीकेशन आई है कि आप अपनी पति की जेल को शिफ्ट कराना चाहती हैं। क्या एप्लीकेशन आपने भेजा और क्यों कराना चाहती हैं? निशी त्यागी हैरान, विनय त्यागी की वाइफ। उसने कहा मैंने तो कभी शिकायत ही नहीं की, ना मैंने कोई लेटर भेजा कि मेरे पति के जेल को आप शिफ्ट करें और रुड़की भेज दें। देहरादून में वो ठीक हैं और हमें देहरादून जेल पर पूरा भरोसा है। अब हैरान ये कि आखिर कौन ऐसा शख्स है जो जेल ट्रांसफ़र करने के लिए लेटर लिख रहा है, और वो भी विनय त्यागी की बीवी के नाम पर। खैर, अब इधर ये हुआ कि उस लेटर के बाद और बीवी के इनकार करने के बावजूद विनय त्यागी को रुड़की जेल शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया। किसका फैसला था मालूम नहीं, परिवार ने नहीं बोला, खुद विनय त्यागी ने नहीं कहा। इसी दौरान एक रोज़ अचानक उसे देहरादून जेल से निकाला गया और कहा गया आज आपको रुड़की जेल शिफ्ट करना है। जब विनय त्यागी बाहर निकला तो देखा कि एक गाड़ी और 2 पुलिस वाले, और उनके पास कोई हथियार नहीं और उन्हीं के साथ रुड़की जाना है। वो समझ गया दाल में कुछ काला है। उसने हंगामा कर दिया, शोर मचाया कि मैं इनके साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर भेजना है तो मुझे हथियारबंद पुलिस वालों के साथ भेजिए,
क्योंकि अगर रास्ते में हमला हो गया, जिसकी उम्मीद है, मेरी जान के पीछे बड़े बड़े लोग हैं, तो मैं क्या करूँगा। उस हंगामे के बाद फिर ये हुआ कि ठीक है। इसी के बाद फिर हथियारबंद पुलिस के साथ विनय त्यागी को देहरादून जेल से रुड़की जेल शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें न विनय त्यागी की मर्जी थी, ना उसके परिवार की किसी की, न किसी ने एप्लीकेशन दी मर्जी के खिलाफ। अब ऐसा क्यों किया, ये उत्तराखंड का जेल प्रशासन इसका जवाब देगा, और अब जवाब देना पड़ेगा। अब वहाँ पहुँच गया, परिवार वाले डरे हुए हैं, विनय त्यागी को पता है कि कुछ गड़बड़ है। इस दौरान में एक और अजीब खेल होता है। अचानक इसी दिसंबर के महीने में इसी हरिद्वार जिले के 2 इलाकों में, एक लक्सर और एक और इलाके में 2 FIR दर्ज होती है। ये याद रखिए, पहले नहीं, अभी हाल में। और ये धोखाधड़ी और कुछ और मामले के सिलसिले में FIR दर्ज, और ये दोनों FIR विनय त्यागी के नाम पर। अब FIR दर्ज होने का मतलब ये होता है कि आपके खिलाफ मुकदमा है। अब आपको पुलिस को चाहिए आपसे इंट्रोगेशन के लिए, आप पुलिस इंट्रोगेट करेगी, लेकिन ऑलरेडी वो जेल में है, तो फिर इसके लिए कोर्ट से ज़रूरी इजाज़त भी लेगी, और इसी केस में फिर कोर्ट में पेशी भी होगी। तो आनन फानन में दिसंबर में ही 2 मुकदमे लक्सर और एक और जगह है जहाँ पर ये दर्ज करते हैं। अब वहाँ दर्ज होने के बाद ये होता है कि 24 दिसंबर को लक्सर कोर्ट में विनय त्यागी को पेश करना है। विनय त्यागी पहले ही अपनी जान का खतरा जता चुका है। वीडियो कॉल के जरिए भी आजकल देश भर की अदालतों में कॉन्फ्रेंसिंग होती है और पेशी हो जाती है, वो भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होता यह है कि विनय त्यागी को 24 दिसंबर की सुबह रुड़की जेल से निकाला जाता है 3 पुलिस वालों के साथ, तीनों के पास हथियार, और लक्सर जेल ले जाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आपको शुरू में दिखाई। और अब वो रुड़की से निकला और लक्सर की तरफ रवाना हो रहा है। तभी इस पुल पर जहाँ ट्रैफिक है, और ट्रैफिक की वजह से गाड़ी की रफ्तार स्लो है, कातिल पहले से ही पीछा कर रहे हैं। जहाँ पे उन्होंने देखा कि ट्रैफिक ज़्यादा है, गाड़ी की रफ्तार स्लो है, मोटरसाइकिल से उतरते हैं, बेखौफ गोली चलाते हैं। 3 पुलिस वाले पर उन्हें कोई परवाह नहीं, और गोली मारकर टहलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। विनय त्यागी और उसके परिवार का डर सही साबित हुआ। इसके बाद भी फिर लापरवाही होती है, इलाज में लापरवाही, 3 अस्पताल ले गए। मतलब ये तय करना चाहते थे सबकी किसी तरह ये बचे नहीं, और आखिर में 3 दिन की जद्दोजहद के बाद सैटरडे को 27 दिसंबर को एम्स में विनय त्यागी की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद ये वीडियो और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर तैरने लगती हैं। विनय त्यागी का परिवार, उसकी बहन, उनकी बेटी सब सामने आती हैं और इल्ज़ाम लगाना शुरू करती हैं। तो फिर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन में भी थोड़ा हड़कंप मचता है, और उसके बाद फिर जो हरिद्वार के SSP हैं वो बयान देते हैं कि हाँ, ये भी आप देखिए कि रिकॉर्ड पर कि इस शूटआउट के बाद जो 3 पुलिस वाले थे, तीनों के पास हथियार थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उनकी सुरक्षा में, उनकी कस्टडी में विनय त्यागी की मौत थी, इसलिए उन तीनों को सस्पेंड किया जा रहा है, और उन्होंने अपना ड्यूटी शायद ढंग से नहीं निभाया। ये मेरे शब्द नहीं है कि एक्शन नहीं लिया, ये खुद वहाँ के SP के हैं, ये भी रिकॉर्ड पर है, ये भी सुनिए उनको। लक्सर फ्लाईओवर के पास में पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय पे ले जाते वक्त अभियुक्त विनय त्यागी, जिसमें करीब 4 दर्जन के आसपास अभियुक्त पंजीकृत किए गए थे, और उनको पर्याप्त सुरक्षा में लेके भी जाया जा रहा था। लेकिन इस बीच 2 हमलावरों द्वारा हमला करते हुए इनको घायल किया गया था। इनको तत्काल एम्स तक इनको रेफर किया गया था, जहां इनका इलाज चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को पकड़ा है, दोनों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा चुका है। उनके द्वारा आपसी रंजिश में ये घटना करना कारित किया गया था। किंतु आज सुबह हमें सूचना मिली है कि एम्स में अभियुक्त विनय त्यागी की मृत्यु हो चुकी है। तो SSP साहब खुद कह रहे हैं कि हाँ, पुलिस वालों ने अपना फर्ज ढंग से नहीं निभाया। अस्पताल में 3 अस्पताल बदले गए, जेल बदली गई, परिवार वालों के नाम पर झूठा एप्लीकेशन जेल पहुंचा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो शक पैदा कर ही रही हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तो क्या वो 700-750
करोड़ का जो मामला है जिसमें बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, वो सच है। जो विनय त्यागी की बहन लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर कह रही है, वो सच है। अगर है तो फिर इसमें उत्तराखंड के बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन आएंगे कैसे? इस मामले में अभी एक रिपोर्ट है कि शायद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना देगी उत्तराखंड सरकार, लेकिन वो भी तो उत्तराखंड के ही अंदर में, उन्हीं की सरकार उन्हीं के अंडर काम करेगी। तो क्या उनसे आप एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन और जांच की उम्मीद रख सकते हैं? अपने ही विभाग, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ उम्मीद कम है। लेकिन इस पूरी घटना के साथ जो कड़ियाँ जोड़ी हैं, जिस तरीके से मुकदमा, FIR, कोर्ट में पेशी, जेल की अदला बदली, एक गाड़ी से पैसे की चोरी, वो सारी चीज़ें ये बता रही है कि साजिश गहरी है। कितनी गहरी और क्या इस गहराई का सच सामने आएगा, देखिए, उम्मीद करिए। जहाँ तक मुझे लगता है कोई करिश्मा हो जाए तो शायद सच्चाई सामने आ जाए, वरना ये भी हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाएगा। तो खैर, ये थी आज की कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज विनोद शिकारपुरी के चश्मो चिराग, उनके बेटे खुशहाल तोमर, इनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे खुशहाल। अपने नाम की तरह तुम हमेशा खुशहाल रहो, अच्छे रहो, खुश रहो, यही दुआ है। तो विनोद शिकारपुरी, अभी जब मैं कहानी सुना रहा हूँ तो कैमरा सेट करके यहाँ से निकल चुके हैं। उन्हें आज जल्दी जाना है, फैमिली के साथ बेटे का बर्थडे मनाना है, बनता भी है। तो हैप्पी बर्थडे खुशहाल, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना, अपने पापा का नाम रोशन करना, मम्मी का नाम रोशन करना, तो दोनों दीदियों की बात मानना, उनसे झगड़ा कम करना, यही मेरी दुआ है। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। इसके अलावा एक भारी, सब पर भारी अमित तिवारी शास्त्री जी, इनका भी आज बर्थडे है। अमित तिवारी हमारे टीम के पुराने मेंबर, हर दिल अजीज़ इंसान, बहुत प्यारा सा। तो अमित तिवारी का बर्थडे है आज। तो हैप्पी बर्थडे अमित, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो और यूं ही छाए रहो, खूब नाम कमाओ, खूब तरक्की करो, और करीना और तुम्हारे बच्चे भी खुश रहे। और आज सुना है तुम सभी इकट्ठे हो, तुम्हारे बर्थडे का जश्न है। तो बर्थडे के साथ हैप्पी न्यू ईयर भी तुमको अमित, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। साथ ही आदित्य कुमार, इनका भी आज बर्थडे है। तो आदित्य साहब हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहें। उमेश यादव, इनका भी जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे उमेश साहब। एक हमारे बॉलर भी थे उमेश यादव, फास्ट बॉलर, आजकल पता नहीं कहीं गुम हो गए। कोई नहीं उमेश, हैप्पी बर्थडे आपको। उदम गुर्जर के जो बड़े भाई की बिटिया है शालू गुज्जर, उनका भी आज जन्मदिन है। तो शालू हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। इसके अलावा श्वेता दुबे की मम्मी जी का भी आज जन्मदिन है। उन्होंने नाम लिखा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, श्वेता हैप्पी बर्थडे मम्मी को, पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से। और यही दुआ, वो हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। एंड वंस अगेन श्वेता हैप्पी बर्थडे, अपनी मम्मी को विश ये पहुंचा देना। हालांकि आपने लिखा कि आप दोनों एक साथ कहानी सुनती हैं, तो अपने आप ये विश पहुंच जाएगा। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। इसके साथ ही कहानी में आज इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, साल का आखिरी दिन 2025, विदाई की दहलीज पर। तो कल 2025 की आखिरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।